आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप्स। समझेंगे हम सबसे पहले आज ग्रुप्स। अगर हमारे टैली में क्लियर हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि टैली का 90% अकाउंटिंग हमें आ जाता है, क्योंकि ग्रुप्स टैली में सबसे मेन होते हैं। तो ग्रुप समझने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और हम देख सकते हैं यहाँ पर सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। इन सारे ग्रुप्स को हम क्लियर करेंगे, किस ग्रुप्स का क्या मीनिंग होता है, और ग्रुप्स को क्लियर करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ब्रांच डिवीजन सामने दिख रहा है। इसके अंदर में नीचे, उसी के नीचे कैपिटल अकाउंट है, रिजर्व सरप्लस है, करंट असेट्स, ये सारे ग्रुप्स थे। हम स्किप करते हैं, लेज़र में जाते हैं। अगर हम लिस्ट ऑफ लेज़र बनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि असेट्स नामक एक ग्रुप जो है वो सभी ग्रुप्स का हेड है। उस ग्रुप के उन सारे ग्रुप्स का हेड है जहाँ जहाँ भी असेट्स से रिलेटेड ग्रुप्स है। जैसे करंट असेट्स नामक ग्रुप है, उसके अंदर बैंक अकाउंट ग्रुप है, कैश इन हैंड ग्रुप है, एक लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है कैश नाम का, वो कैश ग्रुप है। डिपॉजिट्स ग्रुप्स है, लेज़र लोन एडवांस के ग्रुप्स है, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, ये सब की सब करंट असेट्स में आती है। तो ध्यान रहे कि जब भी कोई लेज़र बनाएंगे हम, तो करंट असेट्स में कोई भी करंट असेट्स के अंतर्गत कोई भी लेज़र नहीं बनाएंगे। फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट है और मिसलेनियस है, ये भी असेट्स का ही पार्ट है। इसी तरह लाइब्रेरीज में जाएंगे तो ब्रांच डिवीजन नामक एक ग्रुप है, कैपिटल अकाउंट नामक एक ग्रुप है, उसके अंदर रिजर्व सरप्लस ग्रुप आता है। करंट लाइब्रेरीज नामक एक ग्रुप है, जिसके अंदर कोई भी लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ड्यूटी टैक्सेस, प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये उसी में आता है। लोन लाइबिलिटीज नामक एक ग्रुप का हेड है, इसके अंतर्गत तीन ग्रुप आते हैं, बैंक कोड, सिक्योर्ड लोन और असिक्योर्ड लोन। इसका मतलब कि लोन लाइबिलिटीज के अंतर्गत भी कोई भी लेजर नहीं बनाएंगे। सस्पेंस नामक का एक ग्रुप है, और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस नाम का एक लेजर बना हुआ। एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और परचेस अकाउंट आ रहा है। और इनकम के अंदर डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और सेल्स अकाउंट आता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्किप करके कि किस तरीके से लेजर की शुरुआत की जाती है, लेजर कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि लेजर बनाने के ड्यूरेशन में ही हम ग्रुप समझेंगे। तो लेजर बनाने के लिए ग्रुप्स आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लेजर पे जाएंगे। मान लीजिए आपकी एक फर्म है, कंपनी है, उस कंपनी में दो पार्टनर्स हैं, और दोनों पार्टनर्स ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट की है। तो दोनों पार्टनर्स द्वारा जमा की हुई पूंजी, कैपिटल, वो बैंक अकाउंट में जमा होती है। उस बैंक का नाम है SBI बैंक। SBI बैंक नामक एक बैंक में जाके आपने आपके जो कैपिटल है दोनों पार्टनर्स की, वो वहाँ जमा की है आपने। तो उस बैंक ने आपकी फर्म के नाम का अकाउंट खोल दिया है, और अब आपको उस बैंक का अकाउंट आपकी फर्म के नामक अकाउंट में, फर्म के अकाउंट में खोलना है। तो हमने लिखा है SBI बैंक, और SBI बैंक में आपका जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं करंट अकाउंट, और अगर नहीं भी लिखना चाहें तो भी चलेगा। करंट अकाउंट लिखा है हमने, अंदर में जाएंगे बैंक अकाउंट, मतलब जिस भी कंपनी का अकाउंट जिस बैंक में खुला है एज ए बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के लिए, बिजनेस के अकाउंट्स के यूज़ करने के लिए, बैंक में जो पैसा जमा कर रहे हैं उस अकाउंट खोलने के लिए उस बैंक का नाम, जिस भी फर्म का अकाउंट जिस बैंक में खुला उस बैंक का नाम हम यहाँ लिखेंगे, और लिखने के बाद यहाँ पर बताएंगे कि वो किस ग्रुप में आएगा। तो आप देख सकते हैं बैंक लिखा है तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट्स में आएगा। एंटर करेंगे, एंटर करके इस तरीके से ये अकाउंट बन जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने जो फर्म के में कैपिटल जमा की, उसके अलावा भी आपको लोन की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से लोन दो कंडीशन में मिलता है, एक लिमिटेड लोन होता है, लिमिट तय की जाती है, और एक लोन जो होता है वो उसमें लिमिट तय नहीं होती, बट दोनों ही लोन बैंक से लिया गया लोन ही कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ICICI बैंक से हमने लोन लिया है, तो आपकी फर्म ने लोन लिया तो उससे लोन अकाउंट नाम अकाउंट देंगे। अब वो लोन लिमिटेड है, लिमिट है उसकी तय तो CC लिमिट कहते हैं, और लिमिट तय नहीं है तो उसको OD कह सकते हैं। दोनों ही चीज़ें लोन कहलाती है जो बैंक से लिया गया लोन के अंतर्गत आएगा। इंटर करेंगे, इस तरीके से आपका ये अकाउंट क्लियर हो जाएगा।
तो बैंक बैंक ओडी या ओसीसी में आता है। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट और ओसीसी मतलब ओवर क्रेडिट डेट, मतलब क्रेडिट लिमिट होती है, ओसी अकाउंट कहलाता है, सीसी लिमिट कहते हैं हम उसे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है थर्ड वाला ब्रांच डिवीजन। यहाँ पर ब्रांच का मतलब किसी बैंक की ब्रांच नहीं, आप ही की फर्म, जो आपकी फर्म है। जैसे यहाँ पर श्री बालाजी स्पोकन इंग्लिश, ये हमारे इंस्टीट्यूट है, हमारी कंपनी है मान लीजिए, तो इसकी एक फर्म और है। उस फर्म का अकाउंट हम यहाँ खोलना चाहते हैं क्योंकि हमने उस फर्म से कुछ पैसा उधार लिया है, कुछ पैसा हमने ट्रांसफर किया है उस अकाउंट का, तो इसीलिए उसका अकाउंट खोलना हमें ज़रूरी है। उसको किस अकाउंट में डालना है बताना पड़ेगा हमें। श्री बालाजी कंप्यूटर, श्री बालाजी स्पोकन इंग्लिश ब्रांच के नामक अकाउंट खोलेंगे हम, और उसको हम ब्रांच डिवीज़न में बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद में है जो पार्टनर्स पैसा लगाता है किसी भी फर्म में, तो उस पार्टनर का अकाउंट भी उसके नाम का लेजर भी बनता है। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, दो पार्टनर है, तो पार्टनर के नाम का अकाउंट कैपिटल में आएगा, क्योंकि कैपिटल जो है वो पार्टनर्स ही देते हैं, इसलिए पार्टनर्स के नाम कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि पार्टनर्स का इस कंपनी में क्या भूमिका है, पार्टनर्स इस कंपनी में का नाम क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि उन्होंने क्या दी, कैपिटल दी। अदरवाइज पार्टनर्स के नेम इसमें नहीं आना चाहिए। तो जो भी अकाउंट, जिस भी खाते, जिस भी अकाउंट्स का ट्रांजेक्शन होंगे, डेफिनेटली उनके अकाउंट्स क्रिएट किए जाएंगे, और क्रिएट जो होंगे वो पर्टिकुलर ग्रुप के अंतर्गत होंगे। देखो हमने दोनों पार्टनर्स के नाम लिखे, दोनों को कैपिटल अकाउंट डाला। अब नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश में एक कैश का अकाउंट क्रिएट किया जाता है जो कैश का अकाउंट हैंडल करता है। तो कैश में जो भी लेन देन हो रहा है, कैश बैंक से निकाला हमने और वो कैश किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया, पेमेंट किया किसी को, तो वो कैश नामक अकाउंट में। बट कैश देख सकते हैं, कैश नाम का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, या मैसेज देख सकते हैं, तो वो दोबारा नहीं बना सकते। बट अगर मान लीजिए कैश के और भी अकाउंट है, कैश अकाउंट 1, कैश अकाउंट 2, कैश अकाउंट 3, या फिर पेटी कैश नाम का कोई अकाउंट क्रिएट कर रखा है आपने, बना रखा, तो पेटी कैश नाम का अकाउंट भी डाल सकते हैं कैश इन हैंड में। तो इस तरीके से आपका ये कैश इन हैंड हो जाएगा। इसके बाद में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज हमने आपको बताया था, इसके अंतर्गत कोई भी लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों कई सारे अदर ग्रुप्स जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, उनके ग्रुप्स के हेड है, इसलिए इसके अंदर इसको कोई भी लेजर नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है डिपॉजिट असेट्स। डिपॉजिट असेट्स का मतलब होता है ऐसी डिपॉजिट, ऐसी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि कंपनी किसी भी फर्म में जमा करती है एज अ सिक्योरिटी रिफंडेबल, तो उससे बोलते हैं डिपॉजिट असेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी स्टार्ट हो रही है, और आपकी कंपनी ने स्टार्टिंग के समय किसी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस रेंट, ऑफिस लिया है, और ऑफिस में हमने रेंट तय हुआ है कि इसका रेंट है 50,000, बट आपको 2.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आपको डिपॉजिट के तौर पे जमा करना होंगे। जब आप वहाँ से उस ऑफिस को खाली करेंगे, तो वो 2.5 लाख या 5 लाख या 3 लाख जो भी आपने जमा किए थे वो वापस रिफंड हो जाएंगे। तो इस टाइप का डिपॉजिट को हम कहते हैं डिपॉजिट असेट्स। ऑफिस लेजर के नाम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ऑफिस रेंट डिपॉजिट, या फिर एमपीपी डिपॉजिट, या बीएसएनएल डिपॉजिट, आप किस भी नाम से अकाउंट बना सकते हैं। एमपीपी डिपॉजिट लिख सकते हैं, या जिस भी फर्म में अपन ने डिपॉजिट जमा किया उस फर्म का नाम लिख के, डिपॉजिट लिख के डिपॉजिट असेट्स में हम डाल दें, तो इस तरीके से वो डिपॉजिट असेट्स का लेजर भी बन जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। जब भी किसी, कोई भी फर्म कोई प्रोडक्ट को खरीदते समय, खरीदने माल जो खरीदते हैं, जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप जिसका भी बिजनेस कर रहे हैं, उस खरीदते समय जो खर्च होते हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट। और खरीदने के बाद जब आपके वो गोडाउन और ऑफिस तक आ गया, उसके बाद के जो सारे खर्च होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस दो प्रकार की होती है, एक वेजेस होती है डायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत ग्रुप में डालते हैं। एक होती है डायरेक्ट वेजेस, और दूसरी होती है ये डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत डालेंगे। और दूसरी जो वेजेस होती है वो होती है सिर्फ ओनली वेजेस, या फिर बोल सकते हैं सैलरी वेजेस, या किसी भी व्यक्ति का नाम लिख के अगर वेजेस लिखा है, तो वो वेजेस जो दी जाती है वो कंपनी के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति को दी जाती है। माल खरीदने के बाद के खर्चे हैं, सैलरी वगैरह से रिलेटेड है, टर्म्स पे किसी को सैलरी दे रहे तो वो वेजेस कहलाएगा, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा।
इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको बताया सैलरी, वेजेस या रिप्लेस मेंटेनेंस या फिर टेलीफोन बिल्स, फ्यूल, पेट्रोल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, तमाम टाइप के जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। कोई भी कंपनी की फर्म चाहती है कि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना के बराबर करे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, इसलिए हर एक कंपनी में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर ज़्यादा बनते हैं कंपेयर टू द डायरेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है इनकम। दो प्रकार की इनकम होती है, एक होती है डायरेक्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट। जब भी किसी प्रोडक्ट को खरीदते समय जिस जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इनकम प्राप्त हो तो वो डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। और इनडायरेक्ट इनकम, अगर जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं उससे अलग हटके कोई अदर इनकम प्राप्त हो उसको इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। डायरेक्ट इनकम फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर सेलिंग। तो कंप्यूटर बेचने के से रिलेटेड जो भी इनकम प्राप्त हो रही है आपको वो डायरेक्ट में आएगी, तो कंप्यूटर सेल ब्रैकेट में लिखा इनकम, तो ये कहलाएगी आपकी डायरेक्ट इनकम। इस तरीके से डायरेक्ट इनकम में आएगी। और अगर मान लीजिए आपने कोई स्क्रैप वगैरह बेची है या डाला बेचा है उससे जो इनकम प्राप्त हुई है उस टाइप की इनकम कहलाएगी आपकी इनडायरेक्ट। तो इस तरीके से हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम दोनों क्लियर हुई। यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात है कि डायरेक्ट इनकम की जो एंट्रीज है वो डायरेक्टली हो जाएगी, उसके लेजर बहुत कम बनते हैं, इनडायरेक्ट इनकम से रिलेटेड लेजर ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेट टैक्स, इवन जीएसटी। तो जीएसटी के जो लेजर हम बनाते हैं जिसे हमने लिखा सीजीएसटी, सीजीएसटी लिखा, ये जीएसटी या कोई भी प्रकार के टैक्सेस है, सभी प्रकार के टैक्सेस जो आएंगे वो ड्यूटी टैक्सेस के अंतर्गत आएंगे। सीजीएसटी बनाया तो जीएसटी के अंतर्गत लेंगे, यहाँ पर सीजीएसटी नामक ऑप्शन में चले जाएंगे। फिर एसजीएसटी जाएंगे, एसजीएसटी को लिखेंगे, फिर ड्यूटी टैक्सेस में जाएंगे, यहाँ भी जीएसटी में जाएंगे। और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सीजीएसटी का मतलब था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है आईजीएसटी जो कि इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, वो आपके इंटीग्रेटेड टैक्स जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का उसी में शामिल होता है टैक्सेस, वो इसमें आता है। इस तरीके से जो भी टैक्सेस हैं चाहे इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, वेट टैक्स हो, सभी ड्यूटी टैक्सेस में आएगा। एक्सपेंस इन डायरेक्ट हम समझ चुके हैं, एक्सपेंस इनडायरेक्ट हम समझ चुके हैं। फिक्स असेट्स, किसी भी कंपनी में पाई जाने वाली फिक्स असेट्स, फॉर एग्जांपल फर्नीचर हुआ, फिक्सचर्स हुआ, ठीक है। सो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो हैं वो डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि फर्नीचर या कंपनी की लाइफ जब तक चलेगी तब तक वो असेट्स आपके पास रहेगी, तो इस टाइप की असेट्स कहलाती है फिक्स असेट्स। फर्नीचर हुआ, फिक्सचर्स हुआ, या फिर बिल्डिंग हुआ, कंपनी की खुद की व्हीकल, खुद की व्हीकल, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सभी चीज़ें फिक्स असेट्स में आती हैं। इसके बाद में है इनकम। डायरेक्ट समझा चुके हैं हम आपको, इनकम इनडायरेक्ट भी समझा चुके हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस समझा चुके हैं, इनडायरेक्ट इनकम समझा चुके हैं। इन्वेस्टमेंट, किसी भी दूसरी फर्म में इन्वेस्ट करना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी कंपनी के शेयर आपने खरीदे, शेयर खरीदे हैं आपने, तो वो कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट। या फिर आपने किसी भी फर्म से, जैसे मान लीजिए बजाज कंपनी का या भी किसी कंपनी का भी बिरला म्यूचुअल फंड खरीदा, या मान लीजिए म्यूचुअल फंड खरीद लिया मान लीजिए, तो ये सब कहलाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट। तब अपनी फर्म का पैसा किसी और फर्म में एज ए इन्वेस्ट के तौर पे लगाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लोन इन एडवांस असेट्स, ये ऐसा लोन और ऐसा एडवांस जो कंपनी द्वारा किसी भी वर्कर्स या कंपनी के पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इस टाइप का जो लोन कहलाता है वो कहलाता है लोन इन एडवांस असेट्स। जैसे मान लीजिए आपकी फर्म में राम नाम का एक वर्कर काम करता है, उसे 5,000 रुपये की ज़रूरत है और उसकी सैलरी जो है वो 15,000 रुपये है, तो वो कहता है कि मुझे कुछ एडवांस की ज़रूरत है, जब मेरी सैलरी का समय आएगा तो आप वो अमाउंट काट लीजिएगा। तो अगर उससे जो लोन जो पैसा दिया जाता है वो पैसा कहलाता है एडवांस, जो कि लोन इन एडवांस नामक ग्रुप में आएगा। इसी तरीके से श्याम नाम का एक वर्कर है जो कि
उसे आवश्यकता है 10,000 रुपये की और उसकी जो सैलरी है वो 5,000 रुपये है। वो चाहता है कि मुझे लोन की आवश्यकता है और मेरे जो भी मैं पैसा ले रहा हूँ वो 2-2 हज़ार रुपये मंथली के हिसाब से मेरे अकाउंट से कटते जाएँ, तो इस टाइप का अकाउंट्स लोन अकाउंट कहलाता है। तो एडवांस और लोन दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया है और इस तरीके से ये दोनों ही टाइप के अकाउंट लोन एडवांस नामक ग्रुप के अंतर्गत आएंगे, जो कि कंपनी के लिए असेट्स होगी कि कंपनी अपना पैसा उन वर्कर्स को एज ए लोन एज ए एडवांस दे रही है। कंपनी के पार्टनर्स भी लोन ले सकते हैं तो वो भी इसमें आ सकते हैं। लोन लायबिलिटीज एक ऐसा ग्रुप है जो कि ग्रुप का लोन का हेड होता है, जो कि किसी भी कंपनी कोई भी कंपनी किसी अदर कंपनी से अगर लोन लेती है, तो अगर अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी से लोन लें तो इस टाइप के लोन लायबिलिटीज में आते हैं। बट ध्यान रहे यहाँ पर कि ये लोन लायबिलिटीज का हेड है ग्रुप का, इसके अंदर कोई भी लेजर नहीं डालेंगे। वो 3 प्रकार के लोन होते हैं जो कि लेती है, एक बैंक ओडी जो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं और एक अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन। ये दो हम आपको आगे समझाएंगे, तो ध्यान रहे कोई भी प्रकार का लोन अगर कंपनी लेती है तो वो इसमें ना डालें। इसके जो सब ग्रुप है 3, बैंक ओडी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, इसके अंतर्गत डालें समझने के बाद। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स ऐसा ऐसी ऐसी असेट्स जो कि कंपनी के लिए प्री ऑपरेटिंग बोलते हैं, ऐसा ऑपरेट करने के पहले किए गए खर्चों को ही प्री मिसलेनियस एक्सपेंस असेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट होने के समय जो खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे आपके कहलाते हैं प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ आपका, सिर्फ फर्म में काम स्टार्ट हुआ है, फर्म को बनाने से रिलेटेड जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं फिक्स असेट्स के अलावा, वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स नामक ग्रुप में आते हैं। इसके बाद में है प्रोविजन, कंपनी के अंतर्गत आने वाले ऐसे खर्चे जो कि इन फ्यूचर होने वाले हैं, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो इस टाइप के खर्चों के लिए हर मंथ जो इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की जाती है उसको कहते हैं मिसलेन उसको कहते हैं प्रोविजन। प्रोविजन जो होते हैं वो टाइमिंग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या उससे अधिक मंथ की इंस्टॉलमेंट एक खाते में जमा होती है, एक अकाउंट में जमा होती है, उसको कहते हैं प्रोविजन। फॉर एग्जांपल पीएफ, प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो होता है वो पीएफ पे लिखा है हमने। अगर हम पीएफ एक्सपेंसेस करते तो वो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता, बट ध्यान रहे क्योंकि हम यहाँ पर लिख रहे हैं पीएफ पे, मतलब पीएफ के लिए पे करने का अकाउंट है, तो वो किस नामक अकाउंट में जाएगा, प्रोविडेंट फंड जो है वो पे अकाउंट हमेशा प्रोविजन में जाएगा। तो पीएफ पे, डिप्रिसिएशन पे, जीएफ पे, डिबेंचर रिजर्व, ये सभी प्रोविजन है क्योंकि ये खर्च ऐसे खर्च है जो कि आने वाले समय में होने वाले हैं और उसके लिए हमने हर मंथ इंस्टॉलमेंट निकाली है। इसके बाद में है परचेस अकाउंट। परचेस नाम का ही ग्रुप रहेगा और परचेस ही नाम का लेजर रहेगा। यहाँ पर हमने लिखा परचेस। हम चाहें तो हम चाहते हैं कि जो सीजीएसटी एसजीएसटी वाले परचेस सेपरेट रहे, तो हम लिख सकते हैं परचेस इन एमपी और इसको परचेस नामक ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक लेजर और बनाना चाहें कि एक परचेज ऐसी जो हमने एमपी के बाहर करी है उसको हम आउट एमपी का नाम भी लिख सकते हैं। ऐसी परचेस भी परचेस में ही आएगी और ध्यान रहे यहाँ पर आके जितनी भी परचेस हमने बनाई है, चाहे वो इन एमपी बनाई है या आउट एमपी बनाई है या सेल्स के बनाए हैं अकाउंट, यहाँ आके जीएसटी का फॉर्म हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ एप्लीकेबल करते हैं, यहाँ यस करते हैं। और अगर परचेस आउट ऑफ एमपी है तो इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल आएगा और यहाँ पर जो भी परसेंटेज उस पर्टिकुलर परचेस पे लगता है वो परचेस की हम परसेंटेज यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमने पहले भी एक लेजर बनाया था, हम उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास सुधारने के, जब भी कोई लेजर को सुधारना हो तो हमें अल्टर जाके लेजर पे जाके और जो भी लेजर हमने बनाया है उसे हम सुधार सकते हैं। यहाँ पर जाके एप्लीकेबल कर देंगे, यहाँ यस करेंगे और ये परचेस क्योंकि एमपी की है तो यहाँ पर परचेस टैक्सेबल नीचे आएगा ऑप्शन, वहाँ पर जाके जो भी परसेंटेज लगता है उस परचेस के ऊपर वो परसेंटेज डाल के गुड्स के अंतर्गत रखें। इस तरीके से परचेस के दोनों अकाउंट हमारे बन गए। फिर हम जाएंगे क्रिएट पे, फिर जाएंगे लेजर पे। अब की बार हम अकाउंट बनाना चाहते हैं सेल्स का। सेल्स अकाउंट लिखा हमने और ब्रैकेट में एमपी लिख दिया हमने। अगर समझना चाहें इन एमपी की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली एमपी लिखेंगे तो भी समझ जाएंगे कि हमने
जो सेल्स अकाउंट बनाया है वो एमपी का है। इस तरीके से सेल्स एमपी और सेल्स अकाउंट में चले जाएगा। इस तरीके से एप्लीकेबल किया, यस किया। और सेल्स एमपी है तो सेल्स टैक्सेबल में कितना परसेंटेज लग रहा है वो डाल सकते हैं या गुड्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्स, वापस जाएंगे हम और अब सेल्स डालते हैं हम आउट एमपी। इस तरीके से अंडर में सेल्स अकाउंट एप्लीकेबल, यस, और यहाँ पर इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल में डालेंगे 4% गुड्स। इस तरीके से हमने ये लेजर परचेस और सेल्स दोनों क्लियर कर लिए हैं। अब हमारा रिजर्व सरप्लस बचा है, ऐसा ऐसा रिजर्व और ऐसा सरप्लस जो पिछले सालों का प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया जो कि 2019 का है, वो पुराने सालों का जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो आपका रिजर्व सरप्लस कहलाता है। और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर मतलब जो इस साल का प्रॉफिट है, अब जैसे इस साल मान लीजिए आपका इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 2022 का जो प्रॉफिट आ रहा है वो हम डालेंगे रिटर्न अर्निंग। सेल्स अकाउंट हमने ऑलरेडी सीख लिया है। सेल्स सिक्योर्ड लोन, ऐसा लोन जो कि हमने सिक्योरिटी उठा के, जैसे मान लीजिए बजाज फाइनेंस से हमने लोन उठाया है तो बजाज का नाम लिखेंगे हम, ये बजाज फाइनेंस लोन अकाउंट लिख दिया हमने। अंडर में सिक्योर्ड लोन पे आएगा क्योंकि हमने उससे सिक्योरिटी उठा के लोन लिया है तो यहाँ पर सिक्योर्ड लोन में डालेंगे। और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन जो कि नॉर्मली कंपनी के पार्टनर्स अगर लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को तो इस टाइप का लोन जो कहलाता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, वो कहलाएगा आपका अनसिक्योर्ड। ध्यान रहे कंपनी के पार्टनर्स लोन ले भी सकते हैं और लोन दे भी सकते हैं। तो अगर कंपनी के पार्टनर्स लोन लेते हैं कंपनी से तो लोन अकाउंट में पेड अकाउंट आएगा, और कंपनी के पार्टनर्स अगर लोन देते हैं कंपनी को तो लोन अकाउंट करके अनसिक्योर्ड लोन में डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये लोन अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। देन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों चीजें कर ली हमने क्लियर। अब है सन्ड्री स्टॉक इन हैंड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, करंट स्टॉक इस अकाउंट में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो भी फर्म, जिस भी फर्म में आप हैं उस फर्म का काम होता है किसी प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना। अगर वो फर्म किसी भी दूसरी फर्म से प्रोडक्ट खरीदती है तो जिस भी फर्म से वो प्रोडक्ट खरीदती है वो कहलाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जिस भी फर्म को प्रोडक्ट बेचती है वो कहलाता है सन्ड्री डेटर्स। तो ध्यान रहे आपकी फर्म का जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट खरीदने का काम है, वो जिस भी फर्म से खरीद रही है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत आएगा, और जिन्हें बेचती है वो सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत आएगा। सस्पेंस अकाउंट ऐसा कोई अकाउंट जो कि टेम्पररी अकाउंट कहते हैं, जिसका कोई स्टार्टअप या एंड क्लियर ना हो, या बोल सकते हैं कि ऐसे अकाउंट जिनका बेस ना हो कि वो किसके अंतर्गत आ रहा है टेम्परेरी, तो सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे ग्रुप्स क्लियर हो गए, हमने आपको क्लियर कर दिए। अब आप एक सबसे पहले ध्यान रखें कि ये जो ग्रुप्स हमने सीखे हैं इसके अलावा भी अगर हम चाहें तो ग्रुप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें कि हम सैलरी का अलग ग्रुप अलग रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से हमने सैलरी एंड वेजेस नामक एक ग्रुप बनाया, और इसको किस ग्रुप के अंतर्गत लेना है ये हमें बताना होगा। इसे हम इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनाएंगे इस तरीके से, और चाहे तो ग्रुप्स भी बना सकते हैं यहाँ से, ये क्लियर, हालांकि ग्रुप्स बनाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेजर आप यहाँ से बना सकते हैं। तो उस तरीके से हमारे ग्रुप्स क्लियर हुए। अभी आप ग्रुप्स लेजर बनाएंगे, इसके बाद में लेजर करेक्शन करेंगे।